नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। बीबीसी के वेब पोर्टल ने अपनी हेडलाइन बनाई है, छत्तीसगढ़ मुठभेड़ में 32 कथित माओवादियों की मौत, पुलिस ने क्या बताया। इस शीर्षक के कथित शब्द पर गौर कीजिएगा। अबूझमाड़ क्षेत्र में हुई मुठभेड़ और जवानों के शौर्य को यह एकमात्र शब्द कथित किस तरीके से ढकने दबाने का शातिर और कुत्सित प्रयास है, इसे समझना चाहिए। यह शहरी माओवाद का सोचा समझा पैटर्न है जो माओवाद को हर हाल में जस्टिफाई करने और जिंदा रखने का प्रयास है। आज भी हम इतिहास की ही बात करेंगे और मैं माओवाद के कुछ सुने अनसुने तथ्य आपके सामने रखने का प्रयास करने जा रहा हूं। लेकिन पहले यह जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों को मिली सफलता के मायने क्या हैं। 4 अक्टूबर 2024 सुरक्षा बलों को बस्तर संभाग के अंतर्गत अपने अभियान में एक बड़ी सफलता तब प्राप्त हुई जबकि अबूझमाड़ में थुलथुली और नेंदुर गांव के बीच दोपहर के 1 बजे सटीक सूचना के आधार पर बड़ी संख्या में माओवादी घेर लिए गए। आप मानचित्र में इस स्थान को हाल ही में अधिक चर्चा में आए हांदावाड़ा जलप्रपात के पीछे अथवा नारायणपुर दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर तलाश सकते हैं। पुलिस के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जिन्हें डीआरजी के नाम से अधिक ख्याति प्राप्त है, बड़ी संख्या में पूर्व माओवादी इस दल का हिस्सा हैं के साथ साथ एसटीएफ के जवान इस अभियान का हिस्सा थे। देर शाम तक यह स्पष्ट हुआ कि 32 माओवादी न केवल मारे गए बल्कि घटना स्थल से AK-47 राइफल, SLR, LMG जैसे घातक हथियार भी बरामद हुए। बस्तर संभाग में सरकार बदलने के बाद से नक्सल उन्मूलन अभियान में तेजी देखी गई है। अभी कुछ दिवस पूर्व ही अर्थात 16 अप्रैल 2024 को कांकेर जिला मुख्यालय से करीब 160 किलोमीटर दूरी पर हापा टोला कलपर जंगल के क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए थे। माओवादियों का बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने या मारे जाने का सिलसिला जारी है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 की तिथि माओवाद से मुक्ति के लिए तय कर दी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत कदम भी उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010 में देश में जहां 107 जिले माओवाद से प्रभावित थे, वर्तमान में उनकी संख्या आधे से भी कम होकर केवल 42 रह गई है। माओवाद का भारत में क्या हश्र होने जा रहा है, इस पर बात विषय के अंत में करते हैं। पहले हम इस बात में स्पष्ट हो जाएं कि उग्र वामपंथ कोई क्रांति नहीं अपितु विशुद्ध आतंकवाद है। यह बात माओवादियों तक सीमित नहीं, जहां जहां कम्युनिस्ट शासन है उनकी निर्मित भी लाशों के ढेर पर हुई। शंकर शरण की पुस्तक है साम्यवाद के 100 अपराध, इससे मैं उदाहरण ले रहा हूं। पूर्व साम्यवादी देशों के अभिलेखागार शोधकर्ताओं के लिए खुल जाने के पश्चात साम्यवाद के सच के विषय में ढेरों नई जानकारियां प्राप्त हुई हैं। पूरी सावधानी और परिश्रम से हिसाब कर विद्वानों ने साम्यवाद के शिकार इंसानों की नवीनतम संख्या बताई है। सोवियत संघ 2 करोड़ मौतें, चीन 6.5 करोड़ मौतें, वियतनाम 10 लाख मौतें, उत्तरी कोरिया 20 लाख मौतें, कंबोडिया 20 लाख मौतें, पूर्वी यूरोप 10 लाख मौतें, लैटिन अमेरिका 1.5 लाख मौतें, अफ्रीका 17 लाख मौतें, अफगानिस्तान 15 लाख मौतें, सत्ता विहीन कम्युनिस्ट आंदोलनों और पार्टियों के हाथों 10,000 से अधिक मौतें। इस तरह साम्यवादी प्रयोगों के कारण 70-75 सालों में कुल मिलाकर दुनिया में 10 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। जिन्हें इस बात पर विश्वास हो वे केवल भारत में माओवादियों द्वारा आज भी की जा रही हत्याओं की गिनती रख सकते हैं। इस संदर्भ के साथ हम उग्र वामपंथ के उस चेहरे को पहचानने का प्रयास कर सकते हैं। इतिहास के पन्ने पलटिए। बात है 10 जनवरी 1943 को
कम्युनिस्ट अखबार पीपुल्स डेली में प्रकाशित लेख की, जिसमें एक उत्पाती कम्युनिस्ट रणदिवे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जापानी साम्राज्यवाद का गुंडा, साथ ही आजाद हिंद फौज को भारतीय भूमि पर लूट डाका विध्वंस मचाने वाला भड़ैत लिखता है। नेताजी के प्रति ऐसे विचार रखने वाला रणदिवे इकलौता कम्युनिस्ट नहीं था। गाहे बगाहे तब के भारतीय कम्युनिस्टों ने जो विशेषण प्रयोग में लाए उनमें से कुछ हैं अंधा मसीहा, तेजों का कुत्ता, गद्दार बोस, दुश्मन के जर खरीद एजेंट आदि। उस दौर का सबसे शर्मनाक कार्टून जिसमें जापानी सम्राट तेजो को एक गधे के गले में रस्सी डाले सवारी करते दिखाया गया है, निर्लज्ज कम्युनिस्टों ने गधे के मुख को नेताजी सुभाष जैसा बनाकर प्रकाशित किया था। उन दिनों भी कम्युनिस्ट अवसर देखकर गांधीवादी हो जाया करते थे। इसकी झलक एक कार्टून में मिलती है जिसमें नेताजी को गांधी जी से बकरी छीनने वाला दिखाया गया है। यह उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि इतिहास गवाह है कि कम्युनिस्ट जल, जंगल और जमीन की बात तो करते हैं, लेकिन वे ही जनता और जनवाद के सबसे बड़े शत्रु हैं। कम्युनिस्टों के अपराध की सूची लंबी है, आइए नापते तौलते हैं। बात है वर्ष 1946-47 की, जबकि स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। दुर्भाग्य से यह वही समय था जबकि सांप्रदायिक दंगों में देश झुलस रहा था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग तथा बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी के उकसावे पर बंगाल, विशेष रूप से कलकत्ता और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में मुसलमानों ने भीषण दंगे छेड़ दिए। इस तरह की विभीषिका के बीच बंगाल में ही तब किसान सभा ने, जो कि भारत के कम्युनिस्ट पार्टी की किसान फ्रंट थी, उनके द्वारा तेभागा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन का मूल था कि फसल का 2/3 हिस्सा किसान स्वयं लेंगे और जागीरदारों को केवल 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। आप थोड़ा पढ़ेंगे तो कम्युनिस्टों की पोल पट्टी खुल जाएगी। जानिए कि यह मांग कम्युनिस्टों की स्वप्रेरणा नहीं थी, अपितु अंग्रेज सरकार द्वारा स्थापित फ्लाइड कमीशन की सिफारिश भी यही थी कि किसानों पर लगान की दर को घटाकर 1/3 किया जाना चाहिए। प्रश्न है कि ब्रिटिश कमीशन जिस बात की सिफारिश कर चुका था वह तो लागू होता ही, फिर आंदोलन की प्रासंगिकता क्या थी? यहां टाइमलाइन पर जोर देना आवश्यक है, क्योंकि मार्च 1947 को तेभागा आंदोलन समाप्त हुआ और उसके ठीक 5 महीने बाद अर्थात अगस्त 1947 को भारत ने आजादी की सुबह देखी थी। भारतीय कम्युनिस्टों ने भारत की स्वतंत्रता को नकारते हुए इसे सच्ची आजादी नहीं माना था और अपनी अराजकता को बनाए रखने के इरादे उन्होंने साफ कर दिए थे। इसी कड़ी में तेलंगाना के कम्युनिस्ट प्रेरित किसान आंदोलन से जुड़े घटनाक्रमों को भी हमें समझना होगा। हैदराबाद के निजाम के राज्य की 40% भूमि सीधे शासन के स्वामित्व में थी, बाकी बची 60% को सरकार की भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत रखा गया था, जिस पर जमींदारों का वर्चस्व हुआ करता था। यह शोषण आधारित व्यवस्था थी जिस पर निजाम हैदराबाद ने कभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी। यह कारक वाम आंदोलन के लिए उर्वर भूमि प्रदान करने में समर्थ था। यह घटना 4 जुलाई 1946 की है, जबकि विष्णुर के जमींदार के कार्यकर्ताओं से संघर्ष में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता डोड्डी कुमारैया की मौत हो गई। इस घटना से जनित आक्रोश को जल्दी ही एक बड़े किसान आंदोलन में परिवर्तित कर दिया गया। इस कम्युनिस्ट कार्रवाई को आरंभिक सफलता भी मिली। अनेक स्थानों पर से निजाम के प्रशासन की पकड़ लगभग समाप्त हो गई थी। जुलाई 1948 तक आंदोलन के प्रभाव में 25,000 गांव आ चुके थे। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, किंतु हैदराबाद का निजाम स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर शासन कर रहा था। भारत सरकार से हैदराबाद की तनातनी के दृष्टिगत विद्रोहियों को यह उचित अवसर लग रहा था कि वे अपने प्रभाव में समग्र विस्तार कर लें। इसलिए अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के बीच ही तेलंगाना आंदोलन का सबसे अधिक विस्तार और प्रभाव देखा गया था।
भारत के बीचों बीच एक अलग देश गठित करने की निजाम की महत्वाकांक्षा का अंत तब हुआ जबकि भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले गृह मंत्री ने कठोर कदम उठाए और इस तरह 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में भारतीय सेना ने प्रवेश किया। निजाम की सेना अथवा रजाकार दस्ते एक सप्ताह भी नहीं टिक सके और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही तेलंगाना संघर्ष को कम से कम तब तक के लिए तो अल्प विराम अवश्य लेना चाहिए था जब तक कि भारत का संविधान लागू किया जाता। सोच कर देखिए कि अब तेलंगाना के सशस्त्र गुरिल्ला युद्ध को भारतीय सेना के विरुद्ध जारी रखने की आवश्यकता क्यों थी। वस्तुतः उग्र वामपंथ का पक्षधर तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व यह मानता था कि निजाम से संघर्ष करते हुए उनको जिन क्षेत्रों पर पकड़ प्राप्त हुई है वह आधार इलाका है, इसे अपने अधिकार में स्वतंत्र बचाए रखना चाहिए। जब कम्युनिस्टों ने किसान आंदोलन को भारत सरकार के विरुद्ध संघर्ष में बदल दिया तब वे कारक स्पष्ट थे कि बात कृषि और उससे जुड़े सुधारों तक सीमित नहीं है, बल्कि जनतंत्र होते भारत को वामपंथी भारत में बदलने का सपना देखने वाले समूह अब युद्धरत हैं। भारत सरकार एक युद्ध से निकलकर फिर गृह युद्ध में उलझने का संकट मोल नहीं लेना चाहती थी। कम्युनिस्टों द्वारा ललकारे जाने के बाद जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में क्षेत्र में सैन्य प्रशासन स्थापित किया गया और विद्रोहियों पर दमनात्मक कार्यवाहियों का आरंभ हुआ। स्वयं को पराजित होते देख 21 अक्टूबर 1951 को कम्युनिस्टों द्वारा तेलंगाना आंदोलन को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई। अब बात करते हैं उस नक्सलबाड़ी की, चूंकि उग्र कम्युनिस्टों को पहचान इसी से प्राप्त हुई है। क्या आप जानते हैं कि सर्वहारा की बात करने वाला चारू मजूमदार स्वयं सर्वहारा नहीं था, अपितु उसका जन्म एक पूंजीपति परिवार में हुआ था। यह वही व्यक्ति है जिसने वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान चीन के चेयरमैन को अपना चेयरमैन मानते हुए गिरफ्तारी दी थी। कम लोग जानते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चारू ने सिलीगुड़ी विधानसभा के उपचुनाव में हिस्सा लिया जिसमें हार गया था। सोचिएगा कि क्या यही चुनावी हार चारू को उग्र आंदोलन का नृशंस अगुवा बनाने के लिए तो प्रेरित नहीं कर रही थी। विषय बहुत विस्तृत हो जाएगा, अतः संक्षेप में समझें कि कानू सान्याल, चारू मजूमदार, जंगल संथाल, कदम मलिक, मुजीबुर रहमान आदि नेताओं ने सबसे पहले जन असंतोष को किसान आंदोलन के रूप में संगठित किया और उसे उग्रता के साथ आगे बढ़ाया। रेखांकित करने वाला तथ्य यह है कि 30 से अधिक छोटे बड़े वाम उग्रवादी समूह अपने अपने तौर की क्रांति की परिभाषाएं तब गढ़ने में लगे हुए थे। जिस तेजी से आग फैली थी उतनी ही तीव्रता से महत्वाकांक्षाओं की यह आग भेंट चढ़ गई। वर्ष 1971 में वामपंथी चुनाव हार गए और कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने नक्सलवाद से निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया। जुलाई अगस्त 1971 के मध्य ऑपरेशन स्टीपल चेज अभियान बंगाल, बिहार और उड़ीसा में एक साथ चलाया गया, जिसमें सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस की सम्मिलित भागीदारी थी। योजनाबद्ध दमनात्मक कार्रवाई के फलस्वरूप केवल 2 महीनों के अंतराल में ही नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई। चारू मजूमदार की जेल में मौत हो गई। कानू सन्याल ने बहुत बाद में आत्महत्या कर ली थी। नक्सलवाद से आज भी लोगों को सहानुभूति है। इस आतंकवाद को क्रांति समझने के दृष्टिगत यदि आपको भ्रमित रहना है तो 1084 की माओं से संवेदित होते रहिए। लेकिन यदि सच जानना है तो केवल कुछ उदाहरण जो मैं आपके सामने रख रहा हूं उनका मर्म समझने का प्रयास कीजिएगा। वह चारू मजूमदार ही है जिसने कहा था, जिस व्यक्ति ने वर्ग दुश्मन के खून में अपने हाथ नहीं डुबोए उसे कम्युनिस्ट नहीं कहा जा सकता। लिबरेशन फरवरी 1970 में यह वाक्यांश प्रकाशित हुआ है। यह नक्सलवाद का चरम था जब वर्ग दुश्मन को आसान मौत हासिल न हो सके, इसके भी तौर तरीके दस्तावेजीकृत किए गए थे।
यह संदर्भ गिरीश कांत पांडे के शोध बस्तर जिले में नक्सलवादी गतिविधियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन में संकलित है कि नक्सलियों ने छुरों, गंडासों, धातु की छड़ों और भालों जैसे हथियारों को प्राथमिकता दी। इस हथियार को न्याय संगत ठहराने के पीछे दलील यह थी कि इनके प्रयोग का शिकार व्यक्ति के शरीर से संपर्क होता था। इससे खून चूसने वालों के प्रति क्रांति की नफरत तेज होती थी। सोचिए कि केवल दस्तावेजीकरण ही नहीं हुआ, बल्कि इस तरह के कुकृत्य को अंजाम भी दिया गया था। उस दौर की माओवादी पत्रिका लिबरेशन के सितंबर 1969 के अंक में एक नक्सलवादी की गर्भोक्ति छपी है। मैंने एजेंट के सिर पर वार किया और एक झटके में उसका काम तमाम कर दिया, पर फिर यह काफी नहीं जान पड़ा, सो किसानों ने उसके 3 टुकड़े कर दिए और एक ने तो मरे हुए जमींदार के पेट में भीतर तक छुरा घोंप दिया। आगे लिखा है, इसके बाद हमने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे घर के आगे लटका दिया तथा उसके खून से ऐसे नारे लिखे जैसे चेयरमैन माओ जिंदाबाद। बंगाल और आसपास फैला नक्सलवाड़ी का कथित आंदोलन तो मिट्टी में मिल ही जाना चाहिए था। लेकिन कम्युनिस्ट रक्त बीज होते हैं। रक्त की एक बूंद अब की आंध्र प्रदेश में जाकर टपकी। वर्ष 1975 में हनामकुंडा, वारंगल के एक विद्यालय में हिंदी विषय के अध्यापक रहे कोंडापल्ली सीतारामैया ने चीन की सांस्कृतिक क्रांति से प्रभावित होकर पीपुल्स वार ग्रुप का गठन किया। आंध्र प्रदेश में सीतारामैया लंबे समय से मुलुगु के जंगलों में पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। उसे नदी के दूसरी ओर बस्तर के जंगलों में अपने लड़ाकों के लिए सुरक्षित जगह बनाने का ख्याल कौन था? उसके द्वारा सन 80 के दौरान 5 से 7 सदस्यों के 7 अलग अलग दल भेजे गए। 4 दल दक्षिण तेलंगाना के आदिलाबाद, खम्माम, करीमनगर और वारंगल की ओर गए। एक दल महाराष्ट्र के गढ़चिरौली की ओर गया और 2 अन्य दल बस्तर की ओर भेजे गए। पीपुल्स वार ग्रुप का बस्तर प्रवेश किसी भी तौर पर इस अंचल की समस्याओं अथवा असंतोष के मद्देनजर नहीं था। यह कदम विशुद्ध रूप से आश्रय तलाश करना और सेना तैयार करने के दृष्टिगत अपना आधार इलाका बनाना था। अबूझमाड़ में तब भी आधार इलाका बनाने की परिस्थिति नैसर्गिक रूप से विद्यमान थी, इसीलिए साफ साफ समझा जाए कि बस्तर के लोग माओवादी नहीं हैं। इस क्षेत्र को उग्र वामपंथ आंध्र प्रदेश की क्रूर भेंट है। कोंडापल्ली सीतारामैया से मतभेद होने के बाद वर्ष 1992 में मुलप्पा लक्ष्मण राव या कि गणपति पीपुल्स वार ग्रुप का कमांडर इन चीफ बना। आगे वर्ष 2004 से 6 के बीच की बात है, जब कई माओवादी धड़े संगठित हुए। इसी दौरान आंध्र प्रदेश में भीषण दमनात्मक कार्रवाइयों के फलस्वरूप अपने काडर के 1800 से अधिक कार्यकर्ताओं को माओवादियों ने खो दिया था। अतः यही समय उनके बस्तर में प्रवेश करने तथा स्वयं को संरक्षित करने की दृष्टि से सबसे मुफीद था। इसी समय अबूझमाड़ माओवादी गतिविधियों का केंद्रीय स्थल बना था। उग्र वामपंथ ने स्वतंत्रता पूर्व से वर्तमान तक रक्तपात के अतिरिक्त देश को कुछ भी नहीं दिया है। हमने इतिहास की बात की, लेकिन वर्तमान भी माओवाद के कारण रक्तपात से अछूता नहीं है। बस्तर में वाम अतिवादियों द्वारा आदिवासी ग्रामीणों की हत्याएं आम बात है। सर्वहारा की क्रूरतम तरीके से हत्या करने का दृष्टिकोण माओवादियों का बस्तर अध्याय है। इन हत्याओं को पूंजीपति सर्वहारा संघर्ष तो हरगिज नहीं कहा जा सकता। किसी निरीह ग्रामीण, आदिवासी, सरपंच, पटेल या शिक्षक को मुखबिर अथवा वर्ग शत्रु निरूपित कर आहिस्ता आहिस्ता गला काटने वाले नृशंस अपने ऊपर होने वाली किसी भी कार्रवाई का सामना मानवाधिकार की ढाल से करते हैं। शर्मनाक है। मित्रों, यह पूरी विवेचना आपके समक्ष रखने का मेरा उद्देश्य है कि हम समझ सकें वामपंथी हिंसा, नक्सलवाद अथवा माओवाद, जिस भी नाम से आप परिचित हैं, या कोई क्रांति व्रांति नहीं है। माओवादियों को कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने सब कुछ मटिया मेट ही किया। समय आ गया है कि केवल बस्तर ही नहीं, देश ही लाल किले पर लाल निशान लगाने के मुंगेरी लाल वाले सपने देखने वाले माओवादियों से मुक्त हो। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ।
अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।